हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज का टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होता है। यह बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्प की, या बात कर लें पुष्प वाले पौधों की, जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसको हम आवृतबीजी पौधे कहेंगे। जो पुष्प होते हैं उनमें दो प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। एक नर जनन अंग जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, और दूसरा मादा जनन अंग जिसको हम स्त्रीकेसर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं नर जनन अंग की, पुंकेसर की, तो उसके दो भाग होते हैं। एक ऊपर फूला हुआ भाग जिसको हम परागकोश कहते हैं, और नीचे एक तंतु की तरह संरचना होती है जिसको हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं। तो जो परागकोश होता है, अगर परागकोश के हम कट को देखते हैं, अगर उसको हम अनुप्रस्थ काट करते हैं उसका, तो हम देखते क्या हैं कि इस तरीके से जो फिगर में देख रहे हैं, उस परागकोश के किनारों पे, चारों किनारों पे एक कोशिकाओं से भरी हुई थैली प्रकट होती है या दिखाई देती है, और ये थैली और कुछ नहीं लघु बीजाणुधानी होती है। उसी प्रकार से अगर हम स्त्रीकेसर में देखें, स्त्रीकेसर यानी मादा जनन अंग, उसमें देखते हैं तो स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, नीचे पतला भाग होता है जिसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे सबसे नीचे फूला हुआ भाग होता है जिसको अंडाशय ओवरी कहते हैं। और अंडाशय के अंदर ही एक विशेष संरचना बनती है जिसको हम बीजांड कहते हैं। यह बीजांड का फिगर है, और बीजांड ही क्या कहलाते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहलाते हैं। तो इन बातों से स्पष्ट हो गया कि लघु बीजाणुधानी किसके भाग हैं, नर जनन अंग के, और जबकि गुरु बीजाणुधानी किसके भाग हैं, तो मादा जनन अंग के। अब उनके एक एक अंतर को समझते हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं, जो पहला है, यह पुष्प के नर जनन अंग पुंकेसर में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को हमने अच्छे से समझ लिया। दूसरा, गुरु बीजाणुधानी में यह पुष्प के मादा जनन अंग है जो कि स्त्रीकेसर में पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं इसको देखते हैं अगले बिंदु पे। लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं। तो जो ये अंतर है कि ये क्या है, पुंकेसर की संरचना है, इस फिगर को देखिएगा। और जब हम परागकोश को काटते हैं तो देखते क्या है, उसके चारों कोनों में एक थैली नुमा संरचना होती है जिनमें छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लघु बीजाणु कहते हैं, और इन्हीं थैलियों को हम लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। जबकि हम गुरु बीजाणु में देखें तो गुरु बीजाणुधानी अंडाशय में बने बीजांड को कहते हैं। अगर हम अंडाशय को काट के देखते हैं, अनुदैर्ध्य काट, उसे लंबवत काट देखें, तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी कि उस अंडाशय के अंदर जो बीजांड जैसी संरचना, ये बीजांड जैसी संरचना पाई जाती है, यही गुरु बीजाणुधानी कहलाती है। अब अगले बिंदु पे आते हैं, तीसरे पे। यह चारों तरफ से बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टैप्टम से घिरी रहती है। बात हो रही है लघु बीजाणुधानी की। लघु बीजाणुधानी को फिगर को, ये एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ, इसको ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है कि जो लघु बीजाणुधानी को जो कोशिकाएं बाहर से घेरे होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस कहेंगे। फिर क्या है, उसके अंदर अंतःस्तर पाया जाता है जिसको हम एंडोथीसियम कहते हैं, और उसके नीचे क्या है, मिडिल लेयर है, और सबसे नीचे क्या है, टैपिटम है। टैपिटम वो लेयर है जिससे कि लघु बीजाणु क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, और पोषण करके यही लघु बीजाणु आगे चल के परागकण में बदल जाते हैं। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी में। गुरु बीजाणुधानी बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण से घिरा होता है। ये फिगर देखिएगा, ये एक बीजांड की संरचना है। बीजांड में देखिएगा नीचे की तरफ खुला हुआ रहता है जिसको हम बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, और इस बीजांड द्वार के ऊपर की तरफ 2 आवरण पाए जाते हैं जिसको हम बाह्य अध्यावरण या अंतः अध्यावरण
इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। तो दोनों में अंतर देखें कि लघु बीजाणुधानी 4 स्तरों से घिरी होती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी अपूर्ण रूप से 2 स्तरों से घिरे रहती है, जिसको बाह्य और अंतः अध्यावरण कहते हैं। अगले बिंदु पे आते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, इसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ हम एक परिभाषा भी अच्छे से समझ लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे। तो जब परागकोश, ध्यान से समझिएगा, जब परागकोश पुष्प में विकसित होने लगते हैं तो जो लघु बीजाणुधानी होती हैं उनमें पहले टैपिटम से पोषण लेके लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कोशिका क्या करती है कि अब ये द्विगुणित कोशिका होती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या इसमें डबल होती है, डिप्लॉयड होती हैं ये, और इनमें एक विशेष विभाजन होता है जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और जो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका है वह अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं में टूट जाती है और ये चारों लघु बीजाणु आगे चल के परागकण का निर्माण करते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है इसी को हम लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये अंतर समझ में आ गया होगा कि लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है, नर जनन अंग में होता है। अब हम बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन की, और ये होगा कहाँ, गुरु बीजाणुधानी में। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। उसी तरीके से जैसे लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, उसी तरीके से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। लेकिन एक विशेष अंतर है, समझिएगा यहाँ पे, जिसमें से 3 निष्क्रिय हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात कि जो 4 गुरु बीजाणु बने उनमें से 3 क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। निष्क्रिय धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन उनमें से एक गुरु बीजाणु बचा रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु। और यही क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चल के भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ध्यान से आगे देखते हैं, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इन दोनों को अंतर को समझते हैं कि जो लघु बीजाणु जनन होते हैं उसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बने और कोई इसमें से निष्क्रिय नहीं होगा। चारों जो लघु बीजाणु हैं वो परागकण का निर्माण करेंगे, जबकि ये गुरु बीजाणु जनन में इसका उल्टा होता है, या थोड़ा अंतर होता है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 तो गुरु बीजाणु बने लेकिन 3 निष्क्रिय हो जाते हैं, सिर्फ उसमें से एक ही क्रियाशील रहता है और यही आगे चल के मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं जो कि जनन में भाग लेते हैं। अब अगले बिंदु को समझते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु आगे चल के परागकण का निर्माण करते हैं। यह हम अच्छी तरीके से समझ लिए कि लघु बीजाणु ही आगे चल के परागकण बनाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चल के भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है वह धीरे धीरे पोषण लेके वह निर्माण करता है किसका, भ्रूण कोश का। अंग्रेजी में कहें तो एम्ब्रियो सैक। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियो सैक का है, जिसमें 8 केंद्र की संरचना होती है और 7 कोशिका वाली संरचना होती है। यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, मध्य में एक केंद्र कोशिका पाई जाती है, केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल पाई जाती है, जिसमें कि ध्रुवीय केंद्रक होते हैं द्विगुणित अवस्था में, और जो नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको अंड समुच्चय कहते हैं। उसमें मध्य में एक अंड कोशिका, एग सेल कहते हैं, जिसको हम फीमेल गैमीट मादा युग्मक कहते हैं, और उस अंड कोशिका के दोनों तरफ सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल पाई जाती हैं, और सिनर्जिड सेल में तंत्र रूपी संरचना पाई जाती है जिसको हम तंत्र समुच्चय कहते हैं। तो यह संरचना किसकी है, एम्ब्रियो सैक की। तो यह महत्वपूर्ण बात रही कि लघु बीजाणु में किसका निर्माण होता है, तो परागकण का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणु में किसका निर्माण होता है, तो भ्रूण कोश का, एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। अब अगले बिंदु पे आते हैं, परागकण परागकोश के फटने से बाहर निकलते हैं। अब परागकोश में परागकण जब विकसित हो जाते हैं तो परागकण की जो बाहरी दीवार होती है वह क्या होती है,
वाष्प को अवशोषित करके या कह दे कि वह सूख जाती है, जिसके कारण उसमें दरारें होते हैं जिसको हम स्टोमियम कहते हैं। उन स्टोमियम से वह परागकोश फट जाते हैं और परागकण जो होते हैं वो बाहर हवा में उड़ जाएंगे, जो कि आगे चल के निषेचन में भाग लेते हैं। तो परागकोश से स्फुटन के द्वारा परागकण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। वही हम बात करते हैं गुर बीजाणुधानी में। तो भ्रूणकोश को मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं। जो हमने अभी ये फिगर देखा एम्ब्रियो सैक का, भ्रूणकोश का, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में मादा युग्मक फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। साथ ही यह बीजांड में ही रहते हैं। परागकण क्या होता है? परागकण हवा में किसी एजेंट या कारक के द्वारा कहाँ तक? पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुँचेंगे, जिससे कि आगे चल के वो पराग नलिका का निर्माण कर सकें और वही परागकण से दो नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा भ्रूणकोश में प्रवेश करके दोहरा निषेचन करें। तो ये आप प्रक्रिया समझ रहे हैं। उसमें जो भ्रूणकोश होता है उसमें जो एक सेल होता है वो नॉन मोटाइल होती है। यहाँ पे परागकण भी नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन वो किसी कारक के द्वारा, कोई जीवी कारक या अजीवी कारक, जीवी कारक मतलब कीटों के द्वारा या हम कहें भौरे के द्वारा, तितली के द्वारा या मनुष्य के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। और अजीवी कारक जैसे हवा या पानी के द्वारा परागकण जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। तो ये दोनों अंतर हमने बहुत अच्छे से समझा लघु बीजाणुधानी और गुर बीजाणुधानी में। अब ये यहाँ पे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिससे उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। थैंक यू।